क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। आज बेटा उनको कंप्लीट करते हैं। मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं, एक्सटर्नल की भी और इंटरनल की। कुछ रिवाइज करना है तो बताओ मुझे। क्लियर है सब? ऐसे आप तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना ये। चलो जी बेटा, एक्सटर्नल सोर्सेस को ही कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, मैं ये बता देता हूँ बेटा। हमने सबसे पहले कैजुअल कॉलर्स पढ़ा। जनरली एक्सटर्नल सोर्सेस महंगे होते हैं पर कैजुअल कॉलर सस्ता है। उसके बाद हमने एड पढ़ा और एड ऑन टेलीविजन पढ़ा। उसके बाद हमने वेब पब्लिशिंग पढ़ा। इतना काम कर चुके हैं, मतलब 4 मेथड पढ़ चुके हैं। बचे हुए 6 और। बेटा फोर्थ नंबर पे आपके नोट्स में लिखा गया होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। समझना क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करती है जैसे कोई मैरिज ब्यूरो ऑपरेट करता है। मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं बेटा? मेल्स का डेटा रख रहे हैं जहां से जो मिल रहा है, फीमेल्स का डेटा रख रहे हैं जहां से जो मिल रहा है, और मैच मेकिंग कर रहे हैं। और जो मैच मेकिंग इनके हिसाब से सेट बैठ गई, दोनों पार्टियों से कमीशन। ठीक है, ये करता है ना मैरिज ब्यूरो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी यही करता है बेटा। बस यहाँ पर मेल और फीमेल का डेटा नहीं, यहाँ जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर का डेटा। जिनको जॉब चाहिए यानी कि जॉब सीकर्स, उनका डेटा रख रहे हैं। और एम्प्लॉयर, जिनको जरूरत होती है एम्प्लॉइज की, उनका डेटा रख रहे हैं और मैच मेकिंग कर रहे हैं। और अगेन मैच मेकिंग के चार्जेस है, जहां मैच बिठा दिया वहां चार्जेस। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ओन्ड होती है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है। यहाँ प्राइवेट की बात नहीं चलती। ठीक है जी, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये चार्जेस कैसे लेते हैं एम्प्लॉयर से। देखो पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, जॉब सीकर से तो ऐसा लेते हैं कि मान लो इन्होंने किसी जॉब सीकर की जॉब लगवा दी और उसकी जॉब लग गई 9 लाख पैकेज लग गया। तो बेटा फर्स्ट मंथ की सैलरी उनसे चार्ज बना कि 75,000 रुपए देने पड़ेंगे बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। और बेटा रही बात एम्प्लॉयर्स की, तो एम्प्लॉयर से तो लमसम चार्ज करते हैं। मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच गई, एम्प्लॉयर को कहा आपके यहाँ कोई पोस्ट की वैकेंसी निकले, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए हम देंगे, फाइनेंस मैनेजर चाहिए वो हम देंगे, सुपरवाइजर चाहिए वो हम देंगे, फॉरमैन चाहिए वो हम देंगे, सब हम देंगे। आपने तो सिर्फ ये बताना है कि किस पोस्ट पे कितने लोगों की जरूरत है। और आपसे हम क्या चार्ज करेंगे? लमसम एक ही बारी में ले लो, साल के 20 लाख रुपए लेंगे जैसे कि। बेटा एम्प्लॉयर को भी वही सहूलियत रहती है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये लगता है कि बार बार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलेगी, मैं बार बार एडवर्टाइज करूंगा तो मैं इतना तो पे कर ही दूंगा। उसे लगता है एक बार पे कर दो छुट्टी। जब वैकेंसी निकले सीधा एक मैसेज डालना है, इस पोस्ट पे मेरे को जरूरत है, इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, मेरे तो एम्प्लॉय उसी टाइम आ चाहिए। समझ में आया कैसा चार्ज करते हैं बेटा ये? कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक इस बात में? आगे बढ़ जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्लियर बेटा। उसके बाद ना 6th नंबर पे एक हेडिंग लिखी गई होगी कैंपस रिक्रूटमेंट। बाबू जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, कैंपस रिक्रूटमेंट आप सबने सुना ही है बेटा कि कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, इंस्टीट्यूट के कैंपस होते हैं बेटा। इनका बहुत ज्यादा टाई अप होता है बेटा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब मैं कहता हूँ बेटा, कल को भी 12th पास हो जाओगे आप, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की सर्च में जाओगे बेटा, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इस दम पर चूज करते हैं कि इनका कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है, यानी कि हमें जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है ना? और मैं कहता हूँ बेटा आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस टाइम पर इसी दम पर ऐड कर रही होती हैं कि हमारा इंडिया की 600 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है, कोई बोल रहा था 1000 ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है। 3 इडियट मूवी सबने देखी है शायद। बाबू आपको अगर पता हो, उनका फाइनल सेमेस्टर होने से पहले उनके हाथ में जॉब थी ना, ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही कैंपस में आ गई थी ना बेटा कंपनीज। बेटा एक्चुअली में ऐसा होता है। मैं कहता हूँ बेटा आप परस्यू करते हो बीए एलएलबी, चूज करते हो बीए एलएलबी कोर्स कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी से, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो बेटा फॉर 4 ईयर।
ठीक है, इकट्ठा कोर्स कर रहे हो, वैसे दोनों डिग्रियां, सॉरी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो फॉर 5 ईयर, दोनों डिग्रियां वैसे 3-3 साल की हैं, बीए भी और एलएलबी भी, इकट्ठे कर रहे हो तो 5 साल की है। आपने 9 सेमेस्टर दे दिए, ठीक है जी, यानी कि हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, जैसे आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम होते हैं, तो वो इनको हम कॉलेज में सेमेस्टर बोलने लगते हैं। 9 सेमेस्टर दे दिए, पहला सेमेस्टर कब होगा बेटा, मान लो आपकी 12th हो जाती है, मई में रिजल्ट आएगा, ठीक है, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा ड्यू नवंबर और दिसंबर में डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, सेकंड होगा मई में, फिर नवंबर, फिर मई, नवंबर में, अभी आपने नवंबर वाला 9th सेमेस्टर दे दिया। ज्यादातर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ट्रेंड देखोगे फेब और मार्च में, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कोई एम्प्लॉय आने लग जाएंगे, कुछ कंपनीज के एमडी सीईओ आने लग जाएंगे, और बेटा होगा क्या, इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन टेस्ट वहीं पर हो रहे हैं आपके, वो अगर उनको सुटेबल लगा तो आपका अभी लास्ट सेमेस्टर होगा नहीं, जॉब आपके हाथ में होगी। मैंने लास्ट टाइम पे अपने कजन का एक एग्जांपल भी दिया था, वो सैमसंग उसको लेकर गई थी, आईआईटीएम था वो, और सैमसंग आई थी उनके कॉलेज कैंपस में, बेटा बीटेक कर रहा था, 7 सेमेस्टर उसने क्लियर करे, और मार्च मंथ में क्या हुआ, सैमसंग आई, सैमसंग ने 10 राउंड लगाए, फर्स्ट राउंड होता था सुबह, जो क्लियर होता था शाम को रिजल्ट आता था, जिनका रिजल्ट लगता था, जिनका रिजल्ट में नाम होता था, शाम को वही राउंड दे पाते थे सेकंड, अगले दिन सुबह सेकंड का रिजल्ट आता था, साथ में थर्ड राउंड होता था, फोर्थ फिफ्थ, उसने 9 राउंड क्लियर करने के बाद घर एक कॉल करी कि जी ऐसे ऐसे सैमसंग में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सिलेक्शन हो जाए, और कमाल की बात है सिलेक्शन हो गया, और सैमसंग ने तो उसके साथ बहुत ही बढ़िया किया, 6 महीने उसको कोरिया रखा, 6 महीने इंडिया रखा, आज भी वो ऐसे ही मूव करता है, 6 महीने कोरिया रहता है, 6 महीने इंडिया रहता है, और सैमसंग ने क्या किया था, उसको कहा था सिर्फ फाइनल सेमेस्टर देने के लिए छुट्टी देंगे आपको, आप अभी चलो, 2 दिन के अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट कराती थी, सिर्फ 2 ही दिन के अंदर, मतलब उसकी तो बीटेक हुई भी नहीं थी, जॉब शुरू हो गई थी, जॉब शुरू हो गई, बीटेक नहीं हुई, जिस दिन उसका एग्जाम होता 2 दिन पहले उसको छोड़ दिया जाता है, वो एग्जाम देकर फिर वहीं दिल्ली इनिशियली वो काम करता है, और उसके बाद 6 महीने अब कोरिया, 6 महीने इंडिया रह रहे। तो बाबू आज की तारीख में हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दम पर चूज करते हैं, और मैं कहूंगा आपको भी चूज करना चाहिए अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो, इसी दम पर चूज करना चाहिए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाई अप कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, यही कैंपस रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी सिलेक्शन कोई करा ही नहीं पाएगा आपका, मतलब डिग्री से पहले जॉब आना यार बहुत बड़ी बात है, क्लियर है बात को लेकर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा जालंधर के पास जो यूनिवर्सिटी है, टीवी ऐड करती है वो, या उसका प्रोस्पेक्टस देखो या वेबसाइट देखो, इनिशियल्स नहीं लिखा है, शुरू के कुछ बैनर्स में उन्होंने लिखा है कि हमारा इंडिया की 1000 कंपनी के साथ टाइप है, ठीक है जी, समझ में आती है अभी तक सारी बात। तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट अब खत्म हो जाता है, अब हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बेटा इस पॉइंट को आराम से समझना, और इस पॉइंट को अभी कराने की क्या वजह वो भी आपको समझ में आएगा। बाबू हमने 4th पॉइंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़ा, और 6th पॉइंट पढ़ा कैंपस रिक्रूटमेंट, आपको बता देता हूं दोनों चीजों का जिक्र इस अकेले पॉइंट में भी है। बाबू 4th पॉइंट पढ़ा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैंने बताया इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, जैसा काम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करती हैं बिल्कुल वैसा ही काम प्लेसमेंट एजेंसीज करती है, बस फर्क दोनों में क्या होता है बेटा कि ये प्राइवेट ऑन प्राइवेट रेगुलेटेड है, और इनका भी बहुत बोलबाला है आज के जमाने में, ठीक है जी। सर ऐसा लगता है ना, कितना फील होता होगा कि यार इंडिया के 30 करोड़ लोग, 32 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है, और मैं कहूँ काम के लिए ढूंढने निकल जाओ, बंदा नहीं मिलता, स्टाफ नहीं मिलता, मतलब कितना अजीब है, हम बिल्कुल वेले हैं, और उसके बाद कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, कह रही तेरी बात चल रही है, तो वो बहुत वेले हैं, और उसके बाद बहुत बिजी दिखाते हैं, मतलब खाली हैं 32 करोड़ लोग, ठीक है जी। और भाई साहब मतलब एक आदमी स्टाफ ढूंढने चलते तो उसको इतनी आसानी से स्टाफ नहीं मिलता। एक टाइम ऐसा था जब मैं ऑफिस में, मेरे ऑफिस में वैकेंसी होती थी, मैं व्हाट्सएप पे एक स्टोरी डाल देता था ना, कितने स्टाफ की जरूरत है, डाल दिया ना 3, तो 30 के मैसेज आ जाते थे,
मैं डाल दूंगा ना 3, बड़ी मुश्किल से किसी एक का मैसेज आएगा। उसको बता दूंगा ना 3 महीने हम काम सिखाएंगे, ट्रेनिंग रहोगे 3 महीने, तो उनको लगता है यार काम सीखना पड़ेगा। वो तो सोच रहे थे पहले दिन से एक सैलरी मिले अच्छी खासी, सीखना क्यों पड़ेगा। ये मतलब बदल चुका है सब कुछ। ठीक है जी, चलो खैर छोड़ो, रिलेटेड भी बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज की। बेटा काम बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह करती हैं, एम्प्लॉयर से भी चार्ज, जॉब सीकर से भी चार्ज। जॉब सीकर से फर्स्ट मंथ की सैलरी और एम्प्लॉयर से लमसम। ठीक है जी, मैंने आपको ना इसका एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको याद हो। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज की भी आज की तारीख में अच्छी खासी कमाई है, बहुत अच्छी खासी। कई बार तो प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज से हमारे पास भी कॉल आ जाती है, मेरे पास भी आ जाती है साल में 2-3 बार कॉल। मेरे पास एक प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी है, सैनपुर में काम करती है, कॉल है कि फला फला ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? जी हाँ जी हैं, आपको अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है? मेरे पास भी आ जाता फोन, मैं भी बोल देता हूँ हाँ है, तो कहते हैं सर हम भेजते हैं। अब उनको ये लालच है कि अगर वो बेचेंगे और मैंने सिलेक्शन कर लिया तो उससे तो फर्स्ट मंथ की सैलरी खा जाएंगे। वो मुझे थोड़ा दबा नहीं पाते, क्योंकि मैं उनको पहले कह देता हूँ कि मुझे ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है कि आप बेचो, आप रहने दो। तो मेरे से मांग नहीं पाते क्योंकि मैं थोड़ा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हूँ। लेकिन जिनका भी मैंने सिलेक्शन किया उनके थ्रू सबसे चार्ज करते। एक दिन अभी मैं बेहट अड्डे पे जो रॉयल एनफील्ड का शोरूम है वहां पर था, तो रिसेप्शन में ना मेरी एक स्टूडेंट बैठी थी। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? तो उसने बताया मुझे उस फला फला प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी ने यहाँ लगा और उससे फर्स्ट मंथ की सैलरी ली। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, अब मैं कहूँ रॉयल एनफील्ड क्या एक एम्प्लॉयर है? बिल्कुल है। या मेरे को देखो क्या मैं एक एम्प्लॉयर भी हूँ। तो ऐसे सारे स्टैट्स सारे डेटा इन्होंने इकट्ठे कर रखे। करना क्या होता है, गूगल मैप पे जाओ, जूम करते जाओ, एक एक करके आपको सारे के सारे एम्प्लॉयर दिखते जाएंगे कौन कौन रजिस्टर्ड है। अगर दिन भर में इन्होंने 100-200 कॉल कर दी और 10 लोग भी पकड़ में आ गए या 5 लोग भी पकड़ में आ गए, 2 लोग भी पकड़ में आ गए, उनका काम हो गया। काम ऐसे ही कर रहे हैं लोग। समझ में आती है बात? अरे आइडिया दे दिया आज आपने एक नया बिजनेस करने का। वो बात समझ में आती है क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी डन। बेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या चीज है? बेटा ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो जॉब दिलवाने का काम करते हैं। बेटा इट मे बी ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल थोड़ा आराम से सुन लेना, रचत एक मिनट रुको, वो एग्जाम्पल सुनना जरा अगेन। बेटा इसको ना कैंपस रिक्रूटमेंट में इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इंस्टीट्यूट का ना अपना कोई बहुत बड़ा कैंपस नहीं होता। और वो अगर मैं आपको बताऊं, सहारनपुर में भी ICI की ब्रांच है। ICI पूरे पूरे वर्ल्ड में एक है, हर जगह पे ब्रांचेस खुलता है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी तो ये बोलते हैं ना हमारा 600 एकड़ का कैंपस, कोई 200 एकड़ का कैंपस, कोई 100 एकड़ का कैंपस। या मैं कहता हूँ सड़ी से सड़ी यूनिवर्सिटी भी घूमने जाओ, XYZ यूनिवर्सिटी, तो आप देखोगे भैया कितने एकड़ पे फैली हुई है। एंट्री गेट से लेकर शाम हो गई भाई साहब, हम पहुंच तक नहीं पाए, हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं घूम पाए, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं एक्चुअली में। क्या ICI इतना बड़ा है? नहीं बेटा, इसकी ब्रांचेस बहुत छोटी है क्योंकि ICI पढ़ाता नहीं है आपको, ना ICSI पढ़ाता, ना ICMI पढ़ाता। ये क्या करते हैं, आपको बुक इशू करते हैं, आपको कहते हैं घर बैठ के पढ़ो, घर बैठ के पढ़ना है तो आपको लगता है हमें कोचिंग की जरूरत है, प्राइवेट कोचिंग लेनी है, वो अपने पैसों से करो। हमारा तो बस आपको एग्जाम देना है, हमने तो सिलेबस बता दिया, ये बुक इशू कर दी कि ये बुक में सिलेबस लिखा गया और कुछ प्री स्पेसिफाइड क्वेश्चंस लिखे गए, इनके जैसे आ सकते हैं। खुद पढ़ के दे दो, प्राइवेट ट्यूशन करके पढ़ के देना तब पढ़ के दे दो, हमारा तो एग्जाम की फीस है खाली। तो बेटा क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं तो वो कैंपस क्यों रखे? भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं तो उनको कैंपस रखना पड़ता है। अब कैंपस के साथ ये तो नहीं सब क्लासरूम बना दे, कैफेटेरिया भी बनाओ, प्लेग्राउंड भी बनाओ, लाइब्रेरी भी बनाओ, सारी चीजों की फैसिलिटी दो फिर तो। क्योंकि ऐसे बढ़ाता नहीं तो वो ऐसी कोई फैसिलिटी रखता नहीं। आपको बता देता हूँ सहारनपुर में भी ब्रांच है ऐसी की, कितनी होगी, 200 गज पे सिर्फ, कहाँ 200 एकड़ और कहाँ 200 गज।
दिल्ली में भी है मेन ब्रांच, 300-400 गज में बस। कोई बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस नहीं होती, क्योंकि वो पढ़ाने का काम ही नहीं करते। समझ आ रही है बात बेटा? लेकिन काम बिल्कुल कैंपस रिक्रूटमेंट जैसा, बिल्कुल। अब सुनना बेटा, ICAI हर 6 महीने के बाद CA फाइनल के एग्जाम होते हैं, ठीक है? मई में होते हैं, नवंबर में होते हैं। रिजल्ट आता है 2-2 महीने के बाद, यानी कि जुलाई में आता है और 6 में आता है। बेटा जैसे ही जुलाई में रिजल्ट आया, मान लो बेटा इस पर्टिकुलर रिजल्ट में 5,000 लोग CA बन गए। बेटा ये सबसे पूछते हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर फॉर्म है, आप फिल कर दो। अब वो मैं कहता हूँ 5,000 में से 4,000 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। ये 4,000 लोगों का डेटा, ये 4,000 स्टूडेंट्स का डेटा, CS का डेटा वो शेयर करते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब ICAI के साथ सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है भाई? कॉलेज यूनिवर्सिटी तो ये कहेगा मेरा 500 बड़ी कंपनी के साथ टाइप है, मेरा 600 बड़ी कंपनी के साथ टाइप है, ये तो पूरे इंडिया में एक है, तो इंडिया की सारी कंपनी के साथ टाइप इसका है, CA देने का काम तो सिर्फ यही कर सकता है। अब ये क्या करता है, पूरी इंडिया की सारी कंपनीज के साथ डेटा शेयर कर देता है और उनको कहता है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लो जो आपको चाहिए। इनिशियली वो कैंडिडेट कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। CA फाइनल में 8 सब्जेक्ट हैं बेटा। अकाउंटेंसी है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, लॉ है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉस्टिंग है, मतलब कुल मिला के 8 सब्जेक्ट हैं। अब मैं सोचता हूँ बेटा मुझे कोई डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट चाहिए, मैं कंपनी हूँ और मेरे पास डेटा आया 4,000 बच्चों का, तो मैंने ना बहुत सारे बच्चों के ना डायरेक्ट टैक्स के नंबर देखे, उसके हिसाब से जज करा कि बच्चा कितना कैलिबर का होगा और मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया कैंडिडेट को। समझ आ रही है बात? अब ऐसा भी हो सकता है जैसे इस कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया, जैसे मेरी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया कैंडिडेट को, 2-3 कंपनियां कर लें, सबको डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट चाहिए, किसी को लीगल कंसल्टेंट चाहिए तो वो लॉ में मार्क्स देख रहा है, किसी को ऑडिटर चाहिए तो वो ऑडिट में मार्क्स देख रहा है, किसी को इनडायरेक्ट टैक्स में कंसल्टेंट चाहिए तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में मार्क्स देख रहा है, सब शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, मान लो एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल तरीका बता रहा हूँ एक्चुअली में कैसे जॉब दिलवाता है इसे। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर CA को 5 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर दिया। बेटा अब हम CA को कहते हैं, ऐसे CA को कहता है कि आप इन 5 में से 3 कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लो, 3 से ज्यादा में इंटरव्यू नहीं देने देंगे आपको। अब आपको लगेगा ये तो बात गलत है यार, 5 नहीं किया था तो 500 के देने देते। ICAI का ना एम ही अलग है, ये कहता है मैंने जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने हैं कोई भी अनएम्प्लॉयड होना नहीं चाहिए, सबके हाथ में काम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं 5 में इंटरव्यू दिलवाएं, सिलेक्शन तो कोई एक ही करेगा, 4 खाली हाथ चली जाएंगी, उससे बेटर है दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दें। खाली किसी को नहीं जाने दे रहे, तुम सबकी भी नौकरी लगेगी, वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो कहते हैं 3 ही कंपनी में मैक्सिमम आप इंटरव्यू दे सकते। समझ में आई बात? अगर 3 में से किसी एक में सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ फिर आपकी ICAI हेल्प नहीं करेगा बेटा, अगले 6 महीने बाद करेगा, क्योंकि ICAI हर 6 महीने बाद ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, इसको ICAI भी कैंपस रिक्रूटमेंट बोलता है। ठीक है जी, लेकिन ICAI का एक्चुअली अपना कोई कैंपस नहीं है, इसलिए स्टाफिंग यानी कि बिजनेस स्टडीज की भाषा में से कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं बोला जाता। ठीक है, ICAI का जो ये इंटरनल प्रोग्राम है वो इंटरनल प्रोग्राम में यही लिखता है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर आपका कैंपस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करो, और अगर दोबारा कैंपस में जाना है तो 6 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा तब दोबारा जा सकते हो। ठीक है जी बेटा, बुक्स ऐसा लिखती है, मैंने भी लिख दिया क्योंकि NCERT लिखते हैं, मेरी मजबूरी है लिखना कि बेटा ये इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं फी फॉर देयर सर्विसेज। बेटा बिल्कुल फ्री है ये सर्विस, कोई एक पैनी भी चार्ज नहीं होती इस सर्विस की। समझ में आई बात? ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बढ़ जाए, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, ये समझ में आया? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसी भी बात है इस हेडिंग में, और कैंपस रिक्रूटमेंट जैसी भी बात है। ठीक है, पक्का? बाबू अब ना 7th नंबर पे एक हेडिंग लिखी होगी, अब छोटी हेडिंग बचती हैं, 3 बड़ी बड़ी हेडिंग मैंने करा दी, 3 छोटी छोटी करा देता हूँ फटाफट से। बेटा एक हेडिंग है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पर स्टाफ को रिक्रूट करना। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं ऑफिस के लिए, अगर मेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी निकलती है अकाउंटेंट की, ढूंढता हूँ तो ढूंढते नहीं मिलती। ठीक है जी, वैसे लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती।
अब मैं बेटा मान लो एक अकाउंटेंट को रखना चाहता हूँ अपने ऑफिस में और एग्जिस्टिंगली मेरे पास 3 अकाउंटेंट है, ठीक है। मैंने क्या करा, तीनों को बुलाया शाम को एकदम 7 बजे। मैंने कहा जी एक अकाउंटेंट चाहिए, रखना है, काम मैं ही सिखाऊंगा, बताओ कोई जानकार है तो तुम्हारा कोई। एक ने बोल दिया जी मेरा दोस्त है, दूसरे ने बोल दिया जी मेरी बुआ जी का लड़का। मैंने कहा ठीक है दोनों को बुला कर लाना, एक बार बात कर लेते हैं, दोनों को रखना हुआ दोनों को रख लेंगे, एक को रखना हुआ एक को रख लेंगे। मैं कहा जी बुला ला। तो कई बार क्या होता है बेटा, मैं सेमी स्किल्ड स्टाफ या अनस्किल्ड स्टाफ अपने एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे भी रिक्रूट करता हूँ, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे। बेटा इनसे ना ऐसे रिक्रूटमेंट करने के भी ना कुछ अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखो एडवांटेज के तौर पे बोलूँ तो पहली बात खर्चा नहीं हुआ, दूसरी बात एम्प्लॉय का बैकग्राउंड ऑलरेडी नोन होगा, जो मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, क्योंकि जिसने बोला मेरी बुआ जी का लड़का है मैं उससे सारी डिटेल लूंगा, क्या करता है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करी थी, एक्चुअली में पढ़ा लिखा था या बस डिग्री अरेंज करा ली, कितना काम किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, क्योंकि आपको ही पता है कोई सच नहीं बोलेगा। इंटरव्यू में तो अच्छे अच्छे को ने झूठ बोलते हुए देखा है, ठीक है ना जी, समझ में आती है बात। तो बेटा फायदा क्या, सस्ता पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू रिक्रूटमेंट करना, दूसरी बात बैकग्राउंड एडवांस में पता होगा आपको, ठीक है। और वो नुकसान भी हो जाते हैं कई बार इनके थ्रू रिक्रूट करने का, क्योंकि अगर किसी के रिश्तेदार को रिक्रूट करोगे तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, फिर उसको लगता है कि मेरा थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया ऑर्गेनाइजेशन पे, मैं तो था ही, मेरा एक कजन भी आ गया, मेरा दूसरा कजन भी आ गया, मेरा दोस्त भी आ गया, तो थोड़ा काम नहीं करते, और खराब कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है जी, बात समझ में। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय क्लियर। अच्छा कभी ऐसा लगता है आपको कि इस मेथड से स्किल्ड स्टाफ आएगा? देखो बहुत स्किल्ड स्टाफ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय से नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि आप कह दो, कोई बॉस कहे कि मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार हो तो ले आना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा ऐसे कहने पे, या इंजीनियर आ जाएगा ऐसे कहने पे, या डॉक्टर आ जाएगा ऐसे कहने पे, कभी भी नहीं होगा ऐसा। बेटा स्किल्ड स्टाफ की ना थोड़ी सी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो रिकमेंडेशन पे नहीं आएगा, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग ही आ सकते हैं। अच्छा मैंने अभी तक जितने मेथड पढ़ाए, मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है, अगर मुझे स्किल्ड स्टाफ रिक्रूट करना है मुझे किन मेथड के थ्रू जाना चाहिए, तो आप मुझे कुछ मेथड सजेस्ट करो। मेरी तरफ देखो, 4 कल पढ़ाए, 4 अब हो चुके हैं आज, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट और रिकमेंडेशन, 8 हो गए। मैं कहता हूँ 8 में से मुझे सजेस्ट करो, मुझे स्किल्ड स्टाफ चाहिए, कैसे मिलेगा, कौन सा मेथड बेस्ट है, कोई 2-3 मेथड बताओ, तो बताओ 2-3 मेथड। प्लेसमेंट एजेंसी है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, स्किल स्टाफ के लिए बढ़िया है, और कैजुअल कॉलर अगेन जो कल पढ़ा था वो बहुत बढ़िया है, और वेब पब्लिशिंग, गुड, वेरी गुड, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट कोई कमी है उसमें, हो सकता है, ठीक है, एड, यार बहुत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन की कोई कमी है, सबके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बस देख के करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ चलते हैं। 8 पॉइंट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब समझ तो गए होंगे, हिंदी में हम इन्हें ठेकेदार बोलते हैं। बेटा बहुत ज्यादा फेमस होते हैं रियल एस्टेट की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कंस्ट्रक्शन में, और बहुत सारी जगह पे फेमस है, सबसे ज्यादा लेकिन कंस्ट्रक्शन में। बेटा मैं आपको कहता हूँ, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीएलएफ, ठीक है, 3000 परमानेंट एम्प्लॉई हैं डीएलएफ के पास, और 3 के 3000 कहीं ना कहीं एंगेज हैं। मान लो कोई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रही है डीएलएफ, वहां पर एंगेज है, कोई हाईवे बना रही है तो वहां एंगेज है, कोई एयरपोर्ट बना रही है तो वहां एंगेज है, कंस्ट्रक्शन करती है वो कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीएलएफ के सीईओ को बुलाया और बोला कि हमें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, ये हमारी कोई पर्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा ऐसा बनाना है आपको। डीएलएफ ने कहा जी मेरे तो सारे एम्प्लॉई अभी एंगेज हैं। मैंने कहा जी नहीं, हमें नहीं पता, शुरू कराओ, कल ही प्रोजेक्ट शुरू कराओ, और 200 स्टाफ चाहिए हमें, 200 बंदा चाहिए साइड पे। मैं कहता हूं अगर आपको इतने शॉर्टर नोटिस पे
इतने ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत है, 10 के 10 मैथड पढ़ लेना, कोई नहीं दे सकता एक दिन में 200 बंदे, सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर दे सकता है, सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये ठेकेदार टाइप ऐसे बंदे होते हैं बेटा, 200 बंदे लेके खड़ा होगा साइट पे, होता है। ठीक है जी, अब मान लो किसी ठेकेदार से मैंने भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा है, सर आपको क्या लगता है एक काम पकड़ा होता है, 5-5 7-7 साइट चल रही होती हैं, कभी कभी मेरी साइट पे अगर लेंटर था तो 14-14 बंदे भी थे, तो 50-50 7-7 बंदे तो इनके इन्फ्लुएंस में बहुत आराम से होते हैं, इनके पीछे ही चल रहे होते हैं। और मैं अगर एग्जाम्पल को एक्सटेंड करूँ, ये तो हो ही गया जो मैंने बताया, बेटा किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, मैंने एग्जाम्पल दिया था सिकंदरपुर भगवानपुर के पास जो एरिया, उस इंडस्ट्रियल एरिया में बस आपकी एंट्री हो चाहिए, दीवारों पे आप देखोगे शुरू की कुछ दीवारों पे लिखा होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बंदे ने अपना नाम लिखा होगा, फोन नंबर लिखा होगा। मैं कहता हूँ आप आज एक नई फैक्ट्री डाल रहे हो वहां पर किसी भी चीज की, मान लो प्लास्टिक पाइप बनाओगे, ठीक है जी, तो वो आपने फैक्ट्री की मशीनें खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, आपको 50 लोगों की जरूरत है, सर कहां से मिलेगा, वो तो जंगल है पूरा, वो एरिया ही जंगल है, एक के बाद दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी बात तीसरी है, मुझे 50 बंदे मिलेंगे कहाँ से वो उस एरिया में, मैं कहाँ ढूंढूं, कोई ऑप्शन बता दो आप, कोई ऑप्शन नहीं है। आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ही फोन करोगे हार के, आपने फोन करा लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कि एक बार मिल जाओ, आपने उसको समझाया कि मुझे 50 लोग चाहिए, बेटा अब सुनना जरा काम की बात, वो कहेगा कल ही आ जाएंगे। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर टाइप बंदे होते हैं ना बेटा, ये समझ लो अपने गांव के प्रधान टाइप बंदे होते हैं, जो अपने पूरे गांव में इन्फ्लुएंस रखते हैं, और ये जो 50 लोग लाएगा ना इकट्ठे करके, अपने गांव के ही सारे मेल्स को उठाकर लेके आएगा, ठीक है जी। पर ये क्या होता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, गांव में भी दिखाते हैं कि देखो हमारे नाम का रुतबा, सबको नौकरी मैंने दिलवा रखी है, और एम्प्लॉयर को भी दिखाते हैं। एम्प्लॉयर को क्या कहते हैं, जिस दिन आपसे पहले दिन बात करने आएगा ना, उस दिन आपको पता है क्या कहेगा, सारी सैलरी आप मेरे हाथ में दोगे, मैं बांटूंगा, मैं ही बांटूंगा। मान लो आपने तय कर दिया सबका 10,000 रुपये महीना, 5 लाख रुपए महीना तय होगी सैलरी, बेटा इसके हाथ में ही देना पड़ेगा आपको, आप जिस दिन बांट दोगे उस दिन नाराज हो जाएगा आपसे, और ये नाराज हो गया ना बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जितने शॉर्टर नोटिस पे ये बंदे लेकर आए हैं ना, उससे ज्यादा शॉर्टर नोटिस पे सारे लेकर चला जाएगा घर, और आप एक को भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अपने गांव में इन्फ्लुएंस रखता है पूरी, प्रधान भी है गांव का ये होते ही जनरली ऐसे लोग हैं। और ये भी बता देता हूँ, जैसे इसने आपसे 10,000 रुपये महीना तय करा ना 50 लोगों का, 5 लाख, बेटा सब 10,000 में नहीं होंगे, किसी को घर से 8,000 रुपये बुला के लेके आया होगा, किसी को 8.5 पे, किसी को 9 पे, किसी को 9.5 पे, सबको 10 नहीं देगा, बहुत सारा वैसे इसकी जेब में भी जाएगा। क्लियर हुई ये बात आपको, समझ में आई? नुकसान क्या है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्रूटमेंट का, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर गया तो समझ लेना अगले दिन सारे गए, सारा स्टाफ चला जाएगा। समझ आती है बात बेटा? अब फर्स्ट हेडिंग का नंबर है, यही रहती है आखिरी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेटा क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाबू? ऐसे केसेस में ना फैक्ट्री गेट पे नोटिस चिपका दिया जाता है कि आपको कितने स्टाफ की जरूरत है। अगेन एक तो तरीका मैंने भी बता दिया, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हो, इंडस्ट्रियल एरिया जनरली शहर से बाहर होते हैं, शहरों के आउटस्कर्ट में होते हैं, हमारे यहाँ काम देने है, कौन जा रहा है वहां पर, शहर का बंदा तो कहीं नहीं जा रहा, कौन जाएगा, जिसकी फैक्ट्री है, जो वहां काम करता है, या बेटा जो सामान खरीदने है, और तो कोई आदमी नहीं है। तो बेटा आप वहां तक एम्प्लॉय को पहुंचाओगे कैसे? एक तो तरीका लेबर कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा तरीका क्या, फैक्ट्री गेट के ऊपर ही नोटिस चिपका दिया, ठीक है जी, कि हमें 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, ठीक है जी। अब वो, अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि ऐसे सिर्फ अनस्किल्ड स्टाफ ही रिक्रूट किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये बेटा स्टाफ जो आप रिक्रूट करोगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, ये आपका परमानेंट स्टाफ कभी नहीं बनेगा। ये आप किस लिए कर रहे हो बेटा रिक्रूट? क्योंकि आप इनसे कोई सीजनल वर्क परफॉर्म कराना चाहते हो। मान लो बेटा इंडस्ट्रियल एरिया में आपकी कोई पटाखों की फैक्ट्री है, थ्रू आउट द ईयर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बिकता तो कुछ पर्टिकुलर सीजन नहीं है, वेडिंग सीजन में पटाखा बिकता है, न्यू ईयर पे पटाखा बिकता है, और इंडिया में हो तो दिवाली में पटाखा बिकता है, बाकी तो सब खाली है पूरा साल। तो आपके पास 10 ही परमानेंट एम्प्लॉई है,
10 परमानेंट एम्प्लॉय पूरे साल पटाखे बनाते हैं, पैक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब दिवाली का सीजन पास होता है अगस्त महीने सितंबर में, आप क्या करते हो, 20 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा रिक्रूट करते हो कि मेरी दिवाली निकाल दें या न्यू ईयर तक काम कर जाए मेरी फैक्ट्री में, उसके बाद नमस्ते, ये मेरे परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आप परमानेंट एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं करते, आप रिक्रूट करोगे थोड़े टाइम पीरियड के। आपने फैक्ट्री गेट पे नोटिस चिपका दिया 10 लोगों की जरूरत है, आपने बता दिया कि फला फला दिन हम 10 लोगों का सिलेक्शन करेंगे, एक दिन भी लिख दिया फैक्ट्री गेट पे। बाबू अब जिसको नौकरी की जरूरत है वो उस टाइम पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है जी। और आप क्या करोगे, वहीं इंटरव्यू कंडक्ट करोगे। देखो जब मैं इंटरव्यू बोलता हूँ ना, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या इमेज जाती है कि इंटरव्यू क्या चीज है। सर इंडिया में इंटरव्यू हर जॉब के लिए होता है, और इंटरव्यू का मतलब कोई पहाड़ नहीं तोड़ना बेटा, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि आपको होपलेस करना ही पर्पस है। इंटरव्यू का सिंपली मतलब होता है फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, क्या मैं फॉर्मली इन डेप्थ कन्वर्सेशन करनी है किसी भी टॉपिक। और आप खुद समझो, अनस्किल्ड लोगों से आप क्या डिस्कशन करोगे इन डेप्थ, कुछ नहीं होता। मालिक आता है भाई, 10 बंदे चाहिए, मान लो 20 प्रेजेंट है, आपसे पूछेगा किस गांव के हो, कहाँ रहते हो, आधार कार्ड दिखाओ ओरिजिनल, क्योंकि बेटा ये तो आज की तारीख में केवाईसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं आतंकवादी काम कर रहा हो आपकी फैक्ट्री में, आपको खुद ही ना बताओ, तो ये तो बेसिक चीज है जो मांगोगे ही मांगोगे आप अपने कस्टमर से। और वो आप चाहोगे क्या कि मेरे को आसपास के गांव का पर्सन मिले, ताकि बहुत दूर से ट्रैवल करके ना आए, क्योंकि वो लेट भी होगा और फिर जल्दी जाने के लिए भी कहेगा। नॉर्मली एम्प्लॉयर ऐसा सोचते हैं। तो जो सबसे आसपास रहते होंगे उन 10 लोगों को कहेगा चलो जी अंदर जाओ काम शुरू करो। ये इंटरव्यू होता है, मेरा फॉर्मेलिटी पर होता है। समझ में आई बात। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इवन मैं बता देता हूँ, अगर इसका सबसे आसान एग्जांपल देना हो, मैंने समझा तो दिया। कई बार बेटा आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है जी, दुकान पे भी लोग अपनी गद्दी के ऊपर एक प्रिंट आउट चिपका देते हैं, 12वीं पास सेल्समैन की या सेल्स गर्ल की आवश्यकता है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही है और कुछ नहीं। बंदा आएगा और तुरंत सिलेक्शन और बैठ जा भैया काम पे, इंटरव्यू के नाम पे, तेरा नाम क्या और आधार कार्ड, कहाँ रहता है, चलो भाई काम शुरू कर। और बहुत सही जगह पे मैं भी लगा हुआ देखता हूँ दिन भर में, आप भी लगे हुए देखते हो ऐसे बैनर। समझ में आई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब वो 10 के 10 मेथड खत्म हो जाते हैं, ठीक है जी। मैं एक्सटर्नल सोर्सेस की डीमेरिट करा रहा हूँ बेटा, फिर वाइंड अप करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस की डीमेरिट देखना, सिर्फ 3 है बेटा, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। बाबू 2 तो कल ही पढ़ा दी थी। बाबू सेकंड और थर्ड नंबर पे लिखा होगा कॉस्टली प्रोसेस और लेंदी प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस और लेंदी प्रोसेस इधर देखना चाहिए। सर जनरली एक्सटर्नल सोर्सेस महंगे होते हैं। अब देखो बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ, आप देखो बेटा प्लेसमेंट एजेंसीज की तरफ, पे करना पड़ेगा तब स्टाफ आएगा। 20-20 लाख रुपए साल भी पे करते हैं एम्प्लॉय, ऐसा भी तो है। तो बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज जनरली महंगे होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं सस्तों की। और बेटा लेंदी प्रोसेस, बेटा अगर मैं एक्सटर्नल सोर्सेज के रास्ते से जा रहा हूं तो बेटा प्रोसेस तो लेंदी है ही। मेरे को एक स्टाफ की जरूरत है, लेकिन बेटा 20 मेरे पास ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है बेटा पहले कोई कह दूंगा जी कर ले जाओ, 20 के लिए बेटा टेस्ट अरेंज करूंगा, 20 के 20 का इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, तो बेटा फॉलो करूंगा एक लेंदी प्रोसेस। उसके बाद किसी एक का सिलेक्शन होगा। सबकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना इन्वॉल्व टाइम, सबके टेस्ट कंडक्ट करना भाई टाइम और एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं, सबका इंटरव्यू कंडक्ट करना मेरे भी बेटा 2-3 दिन जा सकते हैं, और वो जाएंगे। तो बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज जनरली महंगे हैं, और बेटा साथ ही साथ लेंदी प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। और बेटा फर्स्ट हेडिंग लिखी गई है डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये बहुत काम की बात है। बेटा अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के रास्ते से जाते हो ना, आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ आपसे बड़ा डिससैटिस्फाई हो जाता है, और होना जायज भी है। मैं कहता हूँ बेटा आप प्रिंसिपल हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और बेटा एक इंसान वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम कर रहा है सिंस क्लास 20 है, आप 20 साल से प्रिंसिपल हो, 20 साल से वाइस प्रिंसिपल। तो वो ये इसी एक्सपेक्टेशन में कि जिस दिन ये पोस्ट वैकेंट होगी मेरा भी प्रमोशन होगा, मैं भी प्रिंसिपल बनूंगा और प्रिंसिपल रिटायर होगा, ठीक है। आज इसकी एज 34 की एज में आया था, आज 54 हो चुकी है, ठीक है। और आज मैं कहता हूँ ये पोस्ट वैकेंट होगी, कोई भी कारण हुआ है, जॉब छोड़ दिया, डेथ हो गया, कुछ भी, ये पोस्ट वैकेंट हो गई।
और आपने क्या किया, इसका प्रमोशन नहीं करा, आप एक्सटर्नल सोर्सेस से एक स्टाफ लाए और उसको प्रिंसिपल की गद्दी पे बिठा दिया। सर क्या बीतेगी इसके ऊपर? बाबू ये इंसान यही सोचेगा ना कि मैंने 20 साल लॉयलिटी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया, 20 साल, और उसके बाद मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो बेटा आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ आपसे बड़ा डिससेटिस्फाई हो जाता है अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेस के रास्ते से चले जाते हो तो। समझ में आया? क्लियर है बात? चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय।